जी जनाब, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 2.21, समी प्लान्स टू इन्वेस्ट 8,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम टुडे। 8,000 रुपये यानी कि एवरी ईयर करेगा तो ये हमारी एक एन्युटी बन जाएगी। टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। स्टार्टिंग टुडे का मतलब है कि ये एन्युटी ड्यू है। इंटरेस्ट रेट इज़ 10%। रेट जनाब 10% है। पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। एंड जो है ये हमारे पास बनेगा 2। एट द एंड ऑफ ईयर 3 आपके पास कितने पैसे होंगे? तो आपके पास पैसे होंगे एस इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर इज टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर इंटू 1 प्लस आर। एन्युटी ड्यू है और सारी आइटम्स आपके पास मौजूद हैं। अमाउंट्स पुट करें, कैलकुलेशन करें। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जी, नवीद इन्वेस्टेड रुपीज 400,000 फॉर 7 years आफ्टर विच ही विल रिसीव a lump sum of 754,833. If he earns 8% interest compound annually during the last 3 years, what rate of interest compound annually did he earn during the first 4 years? तो जनाब ये बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल हम लोगों ने इससे पहले भी अभी किया है। आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 2.13। 2.13 वाला जो सवाल था ये हम लोगों ने किया था। ये आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको जाके देख लें, आपको इसकी समझ भी आ जाएगी और आप उस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2.23 की तरफ चलते हैं। मानी borrowed rupees 900,000 from रानी for a period of 4 years and 10 months. लें जनाब, आपने जो पैसे लिए होते हैं, जो बोरो किए होते हैं, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है क्योंकि वो आज आपने लिए हैं। टाइम है जी 4 साल और 10 महीने। 4 years और 10 months को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में टू बी यूज्ड इन फॉर्मूला ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जी। ओके, वेरी गुड। ही पेड रुपीज 750,000 इन एक्सेस ऑफ द बोरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 4 साल 10 महीनों के लिए आपने 9 लाख रुपए दिए थे और जब वापस किए तो बहुत सारे पैसे यानी कि 7,50,000 रुपए वापस किए। यानी कि अगर हम बात करें 7,50,000 रुपए इन एक्सेस ऑफ द बोरोड अमाउंट, यानी कि जितने पैसे लिए थे यानी कि 9 लाख रुपए, उसमें 7,50,000 मजीद ऐड किए यानी कि 16,50,000 रुपए उसको वापस दिए, विच इज आवर एस। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर और टी होता है। एस है जनाब हमारे पास 16,50,000। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने ली है दैट इज 900,000। व्हाट इज द रेट? रेट इज टू बी कैलकुलेटेड x% इंटू टाइम। टाइम का जो है ना फैक्टर, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर 4 years and 10 months है ना तो हम इसे 4.10 नहीं लिख सकते। ईयर्स और मंथ्स को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 years प्लस 10 over 12। तो ये भी तब ईयर्स में जाके कन्वर्ट होगा। मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मंथ्स हैं उनको 12 पे डिवाइड करना होगा। तो अगर हम लोग 10/12 करें तो ये आपके पास बनता है फ्रैक्शन के अंदर 0.83। यानी कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में लिखेंगे 4.833 और फिर उसके बाद हम यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके भी, सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने साइड पे करके लिख दिया है ताकि ये भी आपके सामने लिखा हुआ रहे। कैलकुलेटर पे इसके कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहते हैं जनाब, अच्छा देखें, जब मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये 900 इधर जाके डिवाइड ही होना है और जब ये 900,000 जाके डिवाइड होगा तो इसके 4 जीरोस तो इन 4 जीरोस के साथ कट ही जाने हैं। तो मैं कैलकुलेटर में पुट करते हुए मैं इन 4 जीरोस को दोनों तरफ नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इस बात को इग्नोर भी कर सकते हैं। 1650 यानी कि 16,50,000 को 9 लाख और ये इस तरह से करके जब हमने किया तो 165 को इधर हमने इसके 3 जीरो रिड्यूस कर दिए। इससे ज़रा कैलकुलेशन आसान हो सकती है। 90 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम है विच इज़ 4.83333, जितने मर्जी 3 लिख लें। सिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स और एक्स के ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा 17.24% विच इज़ योर ऑप्शन बी। फरहान borrowed x amount at the rate of 16% compound quarterly. x amount उसने ली है, so this is your principal amount. rate है जी 16%, compound interest है, ये बात हमें पता चल गई, और compounding frequency है 4 की। If he does not return the amount, in how many years the amount owed would exceed 2x? अच्छा, उसने ये पूछा है कि किस साल
जाके कौन से साल में अमाउंट जो है वो 2x से ऊपर चली जाएगी, एक्सीड 2x। तो जब भी कभी ऐसे हो कि डेट इट एक्सीड्स फ्ला, इट बिकम लेस देन फ्ला, वेरी लेस देन, या एक्सीड वगैरह जब होता है तो हम पहले इक्वल टू वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये 2x के इक्वल होगा फॉर एग्जांपल 4 सालों में, तो इसका मतलब है कि 5वें साल में ये 2x से एक्सीड कर जाएगा। अब जरा अगर आप गौर से देखें तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, लेकिन मजे की बात यह है कि जो फ्यूचर वैल्यू है, जो फ्यूचर वैल्यू है जिसे हम एस से भी कभी कभार रिप्रेजेंट करते हैं, वो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ पी ही बताई हुई है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे बताई हुई है फ्यूचर वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी। फ्यूचर वैल्यू है जनाब 2x, प्रेजेंट वैल्यू है जनाब x, 1 प्लस रेट है जी 0.16 का, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, और टाइम जो है, टाइम हम लोगों ने फाइंड करना था, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल्स है, x भी है और t भी है, लेकिन कितनी मजे की बात है कि ये x इस x से कट जाएगा। जब ये x उस x से कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2 इज इक्वल टू ये 0.16 डिवाइडेड बाय 4 0.04 आ जाएगा, तो ये 1.04 रेज टू पावर 4t। तो अब और कुछ भी ना करें, सिंपल इसको कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व कर लें। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.04 रेज टू पावर 4 अल्फा x, शिफ्ट सॉल्व फॉर x, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.418। अब जो टाइम है वो डेसिमल में है 4.418, इसका मतलब ये है कि ये है जी 4 इयर्स, एंड जो 0.418 है ये डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए इयर्स में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग कहते हैं 0.418 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमारे पास आंसर आता है जी 5.016 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 5 मंथ्स है। तो 4 ईयर 5 मंथ्स में ये जो पैसे हैं ये एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे, जितने भी पैसे आप रखेंगे वो डबल हो जाएंगे 4 ईयर और 5 मंथ्स में। अच्छा जी, अब इसको जरा गौर से देख लीजिएगा कि व्हाट शुड बी आवर आंसर। हमें ये पता है कि पूरे 4 सालों में तो पैसे डबल नहीं होंगे, क्योंकि 4 सालों के बाद 5 महीने भी 5वें साल के इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि 4 इयर्स और 5 मंथ्स का मतलब ये है कि 4 साल तो पूरे गुजर गए, 5वें साल के भी 5 महीने गुजर गए हैं, तो फिर उसके बाद ये पैसे डबल के इक्वल हुए हैं, यानी कि 5th ईयर में ही ये पैसे डबल के इक्वल हुए हैं और डबल से एक्सीड भी कर जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 5th ईयर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट का जो रेट है इसका जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करेगी डिस्काउंट कम होगा, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज करेगी डिस्काउंट इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज होगा, ठीक है जी। यानी कि रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है और रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें रेट को डाउनवर्ड करना होगा, यानी कि रेट को डिक्रीज करना होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है। ऑप्शन सी है अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये बात गलत है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिक्वायर्ड इंक्रीज इज लेस देन और मोर देन 10%, ये बात भी गलत है। सिंपल सीधी सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, और वो ये है कि रेट और प्रेजेंट वैल्यू का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं जनाब, गालिब इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम फास्ट बैंक लिमिटेड एट 12% कंपाउंड सेमी एनुअली। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखिएगा। गालिब भाई जो हैं वो इस वक्त फास्ट बैंक से 12% कंपाउंड सेमी एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्लो बैंक लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम whereby interest would be compound on quarterly basis। उन्होंने कहा कि यार ये जो फास्ट बैंक और ये जो मार्केट में इस तरह के गंदे गंदे बैंक्स खुले हुए हैं ना, जैसे फास्ट बैंक है, वो देते हैं आपको सेमी एनुअली इंटरेस्ट। हम आपको देंगे कंपनी की मशहूरी के लिए 12 कंपाउंड क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, अब वो उन्होंने आवाज तो लगा दी कंपाउंड क्वार्टरली, लेकिन कितने % कंपाउंड क्वार्टरली इंटरेस्ट देंगे वो उन्होंने नहीं बताया। The minimum rate of interest that SBL should offer to motivate a Ghalib to shift his investment from Fast Bank to SBL
इज, उसने कहा वो मिनिमम अमाउंट बताएं जो कि गालिब को ऑफर की जाए ताकि वो फास्ट बैंक से निकलकर स्लो बैंक में आ जाए। फास्ट बैंक से निकलकर स्लो बैंक में आने के लिए उसको कुछ बेनिफिट देंगे तो वो आएगा। रूल ये है कि उस बंदे को 12% तो वहां से मिल रहा है, गालिब भाई को फास्ट बैंक से 12% का अमाउंट सेमी एनुअली मिल रहा है, तो वो आपके पास तब आएगा जब उसको आपके पास आने का कोई बेनिफिट होगा। फाइनेंस के अंदर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यूजर जो है वो हमेशा फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर चलता है, और अगर उसे 1 रुपए का भी एडिशनल फायदा होगा तो वो फास्ट बैंक से निकलकर स्लो बैंक में आ जाएगा। यानी कि हमने ये जो स्लो बैंक है इसने फास्ट बैंक के 12% कंपाउंड सेमी एनुअली से बेहतर रेट देना है, लेकिन वो रेट कंपाउंड क्वार्टरली बेसिस पे है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गालिब को इफेक्टिव रेट क्या मिल रहा है। इफेक्टिव रेट क्या मिल रहा है फास्ट बैंक से, तो वो हमारे पास इफेक्टिव रेट का फार्मूला क्या होता है जी, इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n माइनस 1। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसको फास्ट बैंक से 0.1 टू 12% रेट मिल रहा है, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, रेज टू पावर 2 करेंगे माइनस 1। तो इफेक्टिव रेट जो इसका बन रहा है दैट इज 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2 राइट एरो ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 2 राइट एरो माइनस 1। तो वो जनाब आपके पास बन रही 12.36। तो 12.36% जो है ना वो इस वक्त वो हासिल कर रहा है। अब ये जो 12.36% है, अगर हम लोग यहां से इसको लेकर चलें और देखें कि अगर कंपाउंड क्वार्टरली दिया जा रहा हो इंटरेस्ट, तो 12.36 कितने कंपाउंड क्वार्टरली, कितने परसेंट कंपाउंड क्वार्टरली के इक्वल बनता है। ठीक है ना। स्लो बैंक वाले सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसको जो मिल रहा है अगर हम अपने हिसाब से दें, यानी कि हम अपने कंपाउंड क्वार्टरली के हिसाब से दें, तो वो कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो इसके लिए फिर हमें 12.36 से दोबारा नॉमिनल रेट निकालना होगा कि वो जो नॉमिनल रेट है वो क्या होना चाहिए, जो 12.36 कंपाउंड क्वार्टरली के इक्वल होगा। तो हम लोग कहते हैं जी रेट इफेक्टिव इज इक्वल टू रेट 1 प्लस रेट नॉमिनल डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n माइनस 1। इस दफा हमारे पास इफेक्टिव रेट मौजूद है 12.36 का, और हम लोगों ने नॉमिनल रेट निकालना है जो कि कंपाउंड क्वार्टरली है। ठीक हो गया जी। 1 प्लस एक्स ओवर 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो ये एग्जैक्टली वो वाला रेट हमारे पास निकल आएगा एक्स की फॉर्म में, जो कि स्लो बैंक को ऑफर करना चाहिए, तो वो फास्ट बैंक की ऑफर के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हम लोग कहते हैं 0.1236 अल्फा इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एक्स और उसके नीचे 4 राइट एरो ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 4 राइट एरो माइनस 1। और हम लोग बात करते हैं जी शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 11.82%। तो 11.82% कंपाउंड क्वार्टरली इज द रेट जो कि अगर स्लो बैंक ऑफर करेगा तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा फास्ट बैंक की ऑफर के। तो अगर आप एक बैंक में बैठे हुए हैं तो आपको दूसरे बैंक में इंटरेक्ट करना है, तो फिर आपको उस बैंक से ज्यादा अच्छा रेट देना होगा। अब हमें पता चल गया है कि 11.82% जो है कंपाउंड क्वार्टरली इज इक्वल टू 12% कंपाउंड सेमी एनुअली जो कि उसको मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर स्लो बैंक इस 11.82 से ज्यादा रेट ऑफर करेगा तो उसे फायदा होगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे वो वाली ऑप्शन जो 11.82 के सबसे ज्यादा नजदीक होगी और उससे थोड़ी सी बस ज्यादा होगी, वो वाली ऑप्शन है जिसके ऊपर उसको ऑफर करना चाहिए। देखिए गालिब जो है वो 12.01 अगर हम उसे ऑफर करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, क्योंकि वो इसको इस वक्त 11.82 मिल रहा है और वो 11.82 से ऊपर जो भी मिलेगा उसमें वो आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि वो मिनिमम रेट बताएं जो कि फास्ट बैंक की ऑफर से ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो फास्ट बैंक की ऑफर के इक्वल है 11.82% कंपाउंड क्वार्टरली, और कोई भी रेट जो 11.82 से थोड़ा सा बड़ा होगा 11.83 जैसे कि हो गया, तो वो कंपाउंड क्वार्टरली जो है वो उसको ऑफर किया जाएगा।
ये क्वेश्चन देखते हैं जी। राशिद हैज सेव्ड रुपीज 3.6 million whereas Sajad has saved 5.4 million. If Rashid invests his saving at 9% compound quarterly whereas Sajad invests his saving at 7% compound semi-annually, in how many years time आपने find out करना है the value of Rashid saving exceeds the value of Sajad savings. अच्छा जी, साजिद अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपने बुरा नहीं मानना, सजाद हो या साजिद एक ही बात है। अच्छा जी, सेविंग एक्सीड्स, जब भी कभी एक्सीड्स का सवाल आता है तो हम पहले इक्वल्स का कैलकुलेशन करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो एक्सीड्स की मीनिंग्स देना शुरू कर देता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे जिस पे राशिद की सेविंग्स सज्जाद की सेविंग्स के इक्वल हो जाएंगी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ राशिद इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ सज्जाद। अगर हम राशिद की बात करें तो राशिद के पास है 3.6 मिलियन और उसने वो इन्वेस्ट किए हैं 9% कंपाउंड क्वार्टरली के ऊपर। तो अगर हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है जी, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी आर ओवर एन टी इंटू एन, यही होता है ना जी। तो मैं अगर ये कहूं कि राशिद की फ्यूचर वैल्यू, लेट सपोज के वो टाइम पीरियड जिसके ऊपर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, टाइम इज इक्वल टू एक्स, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ राशिद क्या होगी, राशिद की अमाउंट है जनाब 3.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट है जी 0.09 डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग क्वार्टरली है जो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 4 इंटू टी। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ राशिद हो गई। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सज्जाद की तरफ चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सज्जाद है जी 5.4 मिलियन इंटू 1 प्लस सज्जाद ने 0.07 के ऊपर एनुअली के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली किया है, यानी कि डिवाइडेड बाय 0.1 है, तो हम तो 0.1 डिवाइड बाय में लिखते ही नहीं है ताकि कैलकुलेशंस में इजीनेस रहे, तो रेज टू पावर टी है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है टी, जो कि पावर में अब आपने वो फाइंड आउट करना है। अब जरा अननोन वेरिएबल जब पावर में होता है ना तो कैलकुलेटर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको चेक करना। अभी कर लेते हैं पहले, अगर तो आ गया तो ठीक है और अगर ना आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना क्या चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस मजीद आसान हो जाए। ठीक है जी, तो हम लोग कहते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस और उसके बाद फ्रैक्शन है जी 0.09, 9% का रेट है, कंपाउंड क्वार्टरली है, राइट एरो ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू 4 टी है ना, तो टी इंटू 4 कर लिया, कोई बात नहीं, अल्फा इज इक्वल टू, उसके बाद हम करेंगे 5.4 देन ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1.07 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर अल्फा एक्स। अब हम शिफ्ट और सॉल्व करेंगे और इक्वल टू के बटन पे क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर देखें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो उसने x का एक आंसर दिया है -622, जिसमें वो कह रहा है कि लेफ्ट और राइट का आंसर -2.707 आ रहा है। अगर कभी कैलकुलेशंस करते वक्त इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने एक दफा दोबारा इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, ठीक है, जब तक ये कैलकुलेटर सही कैलकुलेशन करके आपको ला कर ना दे दे, ये आपने इक्वल टू का बटन प्रेस करते रहना है। दो दफा आप इक्वल टू का बटन प्रेस कर लें, अगर आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी जैसा कि मैंने कहा कि आंसर हमारा सही से वो कैलकुलेट नहीं कर सकेगा, तो हमें इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जनाब, 2-3 दफा कैलकुलेटर किया है, कैलकुलेटर में एक्स का आंसर भी बड़ा अजीब सा आ रहा है और लेफ्ट माइनस राइट साइड जो है ये माइनस और इसके बाद ये फिगर आ रही है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, जिसको कि हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं अप एरो कैलकुलेट प्रेस करता हूँ, ठीक है जी, ये आ गया। जरा गौर से देखिएगा, मैं शिफ्ट और सॉल्व पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहता है सॉल्व फॉर एक्स इज इक्वल टू, और ये इस तरह से हाईलाइट नजर करना शुरू हो जाता है। मैं यहां पे अपनी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन प्लेस करता हूं और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूं, तो वो चेक कर लेगा। देखें कितनी आसानी से उसने मुझे आंसर दे दिया। तो अगर वो इक्वल टू की तरह का आना शुरू हो जाए तो फिर हम दोबारा इक्वेशन एंटर करेंगे और पहली ऑप्शन एंटर करके इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। अगर तो पहली ऑप्शन एंटर करके आंसर नहीं आता तो फिर हम दूसरी ऑप्शन एंटर करके इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। पहली, दूसरी या तीसरी करने से आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर पहली ऑप्शन नहीं आएगा,
लेकिन हमने उसे ये बता दिया है कैलकुलेटर को कि यार 9, 10, 11, 12 के आसपास ढूंढो, कहीं पे करेक्ट आंसर होगा। तो वही बात हुई कि कैलकुलेटर ने थोड़ी सी कैलकुलेशन की और उसके बाद उसने कहा कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो 18.99 यानी कि टाइम जो है वो 19 ईयर्स है। ठीक है, अगर ये बात मेरी समझ नहीं आई वीडियो को वापस करके दोबारा देखें। मैं ये बता रहा हूं कि जब हम लोग इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एंटर करते हैं तो कैलकुलेटर कभी कभार उसको सही से सॉल्व नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो गलत डायरेक्शन में निकल चुका होता है। इसलिए जब हम शिफ्ट और सॉल्व प्रेस करते हैं उसके बाद हम कोई भी एक ऑप्शन एंटर करते हैं और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो कैलकुलेटर उस अमाउंट के आसपास से चलना शुरू करता है और उस अमाउंट के लेफ्ट राइट देखता है और फिर उसके बाद ज्यादा चांसेस इस चीज के होते हैं कि वो उसका आंसर निकाल के आपको दे देगा। तो जनाब 19 ईयर्स इज करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। देखें हमने तो ऑप्शन ए पुट की थी और हमारा आंसर आ गया था, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जो एक्स के आगे लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं कहना कि मैंने ऑप्शन ए पुट की है तो एल माइनस आर यानी कि लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड इक्वल टू 0 आ गई है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। जो एक्स का आंसर आया ना वो लिखना है आपने यहाँ पर। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज एक्स रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है जी, छोटे से सवाल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसने डिस्काउंट रेट बताया है आर इज इक्वल टू 12% है और प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और x जो है वो आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एन्युटी फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। टाइम जो है वो 4 ईयर्स है और आप लोगों ने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें सवाल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी हुई तो इसका मतलब है कि एक्स दिया हुआ है तो आंसर में भी एक्स आएगा। ठीक है, हम लोग आपको अगर यहाँ पे अमाउंट दी होती तो हम बड़े खुश होते कि वाह जी वाह अमाउंट डालते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर अमाउंट ना दी हो तो एक्स दिया हुआ है, एक्स को वहां पे पुट करें, सॉल्व कर लें। ठीक है जी, तो दिस इज एन एनविटी। एनविटी ऑर्डिनरी आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू इज आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर। ये आपका फॉर्मूला होता है। कैपिटल आर है जनाब आपका एक्स, क्योंकि उसने कहा है कि जी एक्स रिसीव कर रहे हैं आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ईच ईयर से पता चला कि हर साल के एंड पे अगर हम एक्स अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये तो कंटिन्यूअस पेमेंट्स हो गई, बार बार पेमेंट्स हो गई। तो इसका मतलब है कि एनविटी होगी 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 12%। कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया तो वी विल अज्यूम कि कंपाउंडिंग जो है वो 1 है, टाइम जो है वो -4 है जनाब और डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक हो गया जी। तो ये वाला जो फैक्टर है ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इसको हम लोग कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -4। जब आप इसे इक्वल टू करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.12 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 3.037। ठीक है जी, so the amount is 3.037x। ठीक है जी। अच्छा, आंसर में इन्होंने लिखा हुआ जी ऑप्शन सी 3.6। तो कैलकुलेशन को दोबारा देख लेते हैं, कहीं गलत कैलकुलेशन में तो नहीं गलती। 1 माइनस, ठीक है जी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर है तो हाँ ठीक है जी। एनविटी हमारी जो है ये ऑर्डिनरी है, एनविटी ड्यू नहीं है। हम लोग कहते हैं जनाब 1 माइनस 1 प्लस 0.12 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर -4 डाउन एरो और 0.12 हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास 3.037x आ रहा है जी। 3.037 विच इज क्वाइट क्लोज टू 3.0, नॉट क्वाइट क्लोज एक्चुअली, काफ़ी दूर दूर है, लेकिन इसका जो आंसर है जी वो 3.037 ही होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A project costing rupees 2 million is expected to yield 100,000, 200,000 and 2.3 million at the end of each year for the next year, each at the end of each of the next year. The IRR of the project. Project की IRR find out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब IRR of the project is the rate at which the net present value of the project is equal to 0। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग IRR के ऊपर इस बिज़नेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, IRR इज़ द रेट, तो NPV एट द रेट IRR विल बी इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है 0 IRR बन रहा है किस चीज़ का, 2 मिलियन की जो अमाउंट है ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे माइनस में क्योंकि ये आउटफ्लो है।
और उसके बाद जितने भी इनफ्लोज हैं उन सब को हम लोग उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जनाब 100,000 है, 100,000 हमें पहले साल के एंड पे मिल रहा है, तो हम 1 प्लस आर रेज टू पावर टी कर रहे हैं। ठीक है जी, 1 प्लस आर रेज टू पावर 1 और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सिमिलरली 200,000 जो कि दूसरे साल के एंड पे मिल रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर 2 से डिवाइड करने से आ जाएगी। और 2300 जो हमें तीसरे साल में मिल रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर 3 करके आ जाएगी। हमें पता है कि अगर हमारा आर जो है वो एनपीवी आईआरआर के इक्वल हो, ये जो आर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है विच इज़ आर, और जब वो हमें पता इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम ऐसे करें कि दोनों तरफ मैं आइटम्स को 100,000 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट भी और राइट भी। 0 डिवाइडेड बाई 100,000 0 ही होगा, और इस तरफ हर आइटम इंडिविजुअली 100,000 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि तीनों सारी आइटम्स के 5-5 जीरोज आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जिससे हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी कैलकुलेटर में पुट करना। प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर 2 प्लस 23, ये 20 बनेगा, 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर 3। ले जनाब, अब इक्वेशन कैलकुलेटर आपके सामने है। अब आपने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर हम लोग कहते हैं जी 0 अल्फ़ा इज इक्वल टू -20 प्लस फ्रैक्शन में चले जाते हैं 1 ओवर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 1 प्लस रेज टू पावर 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स लिख दें तो चल जाएगा। लेकिन हम क्योंकि इस एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिखते चले जाएंगे। अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 2 राइट एरो प्लस 23 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा x which is unknown raised to power 3. Now we have to solve shift solve is equal to, तो आपके पास जो x का आंसर आएगा that is 9.69, यानी कि x is equal to 9.69, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 9.69 रखें तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाती है। और हमें पता है कि वो रेट जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आती है वो हमारा IRR होता है, यानी कि 9.69 इज़ योर IRR। ठीक है जी, तो IRR इज़ 9.69 विच इज़ इक्वल टू 9.7। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। फरीद इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ए स्कीम वेयर बाय ही वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 170,000 एनुअली, 1,70,000 रुपये एनुअली वो इन्वेस्ट करेगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये है कि ये एनुअटी ड्यू हो गया जी फॉर द 5 ईयर्स, टाइम 5 ईयर्स हो गया। और द इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, रेट इज़ 8%, और कंपाउंडिंग के बारे में नहीं बताया तो कंपाउंडिंग 1 होगी। व्हाट अमाउंट वुड ही रिसीव एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। एग्जैक्टली इसी तरह का हमने सवाल थोड़ी देर पहले भी किया था कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 प्लस आर एज टू पावर t माइनस 1 ओवर r, और क्योंकि ये एनुअटी ड्यू है तो 1 प्लस आर हमारे साथ यहाँ पे करना होगा। अमाउंट्स आपके पास मौजूद हैं, मैं यहाँ पे अमाउंट्स लिख देता हूँ। 170,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.08, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम नहीं लिखते, टाइम है जी 5 ईयर्स, माइनस 1 करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, डिवाइड करते हैं 0.08 से इंटू 1 प्लस 0.08। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जनाब 10 मजीद क्वेश्चंस थे, इनको प्रैक्टिस करें। इसमें हम लोगों ने कैलकुलेटर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद अब हम आगे अगली वीडियो में कुछ और सवाल करते हैं। थैंक यू।